नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नए लेसन के रूप में लेसन नंबर 3 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये जो लेसन है, लेसन नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों एक ही ग्रुप के लेसन हैं, जिनमें से 3 प्रश्न आते हैं। 6 नंबर के होते हैं ये तीनों लेसन, 6 नंबर के हैं, और इनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं, तो एक प्रश्न बड़ा जो प्रश्न बनता है 4 नंबर का बनता है ना। बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का एक, और 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं। जब भी हम जनसंख्या जैसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जनसंख्या में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी होती नहीं है, बहुत कम होती है। जनसंख्या सिद्धांत वगैरह जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ज़रूर फैक्ट्स के रूप में हम ज़्यादा बात करते हैं जनसंख्या संबंधित। कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। जब हम जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं, जैसे हमारे इस लेसन में भी एक जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, है ना। तो ज़्यादातर जनसंख्या में फैक्ट के रूप में होते हैं, फैक्ट होते हैं, कहने का मतलब गणितीय जो आंकड़े वगैरह होते हैं वो चलते हैं जनसंख्या में, और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, 2018 में एक क्वेश्चन आया कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अब बिल्कुल फैक्ट है ये, है ना, बिल्कुल फैक्ट है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आया, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। अब हम जानते हैं चीन है ना, और 85% से 90% तक जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है ना। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है ना। तो इस प्रकार से फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जनसंख्या वाले लेसन में। तो आप भी इस लेसन को उसी फैक्ट के रूप में ही ज़्यादा ध्यान दें, तैयार करें। देखिए, आज इसकी बात कर लेते हैं अपन। जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, लेसन का जो चैप्टर का नाम है क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। आज हम सिर्फ जनसंख्या वितरण की बात करेंगे, ठीक है ना। घनत्व और वृद्धि आगे जो टॉपिक होंगे उनके साथ में पढ़ेंगे अपन इनको। जनसंख्या वितरण वाला जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें देखिए, इसमें मेरी तरफ से भी ऐड की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी किताब में नहीं मिलेंगी। जनसंख्या भूगोल का पिता हम जानते हैं, ये चीज़ें जो जोड़ी गई हैं वो आपकी किताब में नहीं मिलेंगी। जनसंख्या भूगोल का पिता जीटी तिवारी था, जीटी तिवारी था महोदय को माना जाता है, यहाँ पे माना जाता है, क्या है लिखा हुआ, माना जाता है, जिन्होंने जनसंख्या भूगोल को मानव भूगोल से अलग शाखा के रूप में। क्यों माना जाता है इनको, फादर क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल को मानव भूगोल से पृथक शाखा के रूप में स्थापित करने और अध्ययन करने में योगदान दिया। इसी कारण इनको भूगोल का पिता माना जाता है। सन 1612 में, ये फैक्ट आप ध्यान कर लेंगे, सन 1612 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान है। फ्रांसीसी विद्वान कौन है, फ्रांसीसी बेकन। इसको देखिए शॉर्ट में इसका नाम ऐसे भी लिख देते हैं, फ्रांसीसी बेकन, ये इसका पूरा नाम है, फ्रांसीसी बेकन, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान बेकन महोदय या फ्रांसीसी बेकन, ठीक है ना, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लिख लेंगे। फ्रांसीसी बेकन महोदय ने, महोदय के द्वारा, यहाँ पे क्या आएगा, महोदय के द्वारा जनसंख्या शब्दावली का प्रयोग किया गया। ये जो आप बार बार जनसंख्या जनसंख्या बोलते हो ना, तो ये जनसंख्या जो शब्द है, इस शब्दावली का सबसे पहले, इस शब्दावली का सबसे पहले जो प्रयोग है वो फ्रांसीसी बेकन महोदय के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1612 में। जनसंख्या से तात्पर्य, हम जनसंख्या किसे कहें भाई, जन का मतलब, अगर हम इस शब्द को तोड़ दें, जन प्लस संख्या, अब जन का मतलब आदमी और संख्या का मतलब गणना, तो जन का मतलब आदमी है, न कि पशु और पक्षी, है ना। पशु पक्षी थोड़ी मानते हैं जन का मतलब, जन का मतलब आदमी है, ठीक है ना। तो किन की जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या। तो जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, वास्तव में जनसंख्या होती क्या है उसके बारे में हम बात कर लें। किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान, निश्चित समय अवधि, अब हम जानते हैं कि जनसंख्या की जो हम निश्चित समय अवधि 10 वर्षों की मानते हैं ना,
तो किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान, जैसे 10 वर्षों का जो समय है, एक दशक में दौरान स्थायी निवास करने, एक ये चीज़ भी जरूरी है, स्थायी निवास करते हों, स्थायी निवास के रूप में रहने वाली लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे आपने त्रिवेणी धाम में जो विशाल जो मेला लगता है वहाँ पे ढेरों लोग आते हैं, तो उनको आप जनसंख्या नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनस्टेबल पॉपुलेशन है, वो स्थायी पॉपुलेशन थोड़ी है, वो तो अस्थायी पॉपुलेशन है, अस्थायी जनसंख्या है ना। तो स्टेबल जो पॉपुलेशन होगी, स्थायी जो जनसंख्या होगी, उसको ही हम जनसंख्या के रूप में कंसिडर करेंगे। और निश्चित समयावधि के दौरान स्थायी निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम जनसंख्या कहते हैं। वर्तमान समय में मानव संसाधन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। मानव जो है उसको एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में माना जाता है। आपने देखा होगा एक आदमी 100 रुपये पर डे की कमाता है, तो एक आदमी ऐसा भी होता है जो लाख रुपए पर डे की भी कमा लेता है। तो ह्यूमन सोर्स बनने में काफ़ी समय लग जाता है, मानव संसाधन बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, ठीक है ना। तो मानव संसाधन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। अतः मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल किसका उप शाखा है? मानव भूगोल का। जनसंख्या के वितरण, घनत्व तथा वृद्धि का अध्ययन करना व विश्लेषण करना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में, मानव एक संसाधन है तथा प्राकृतिक संसाधनों में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तथा प्राकृतिक संसाधनों में मानव का केंद्रीय स्थान है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन आप देख रहे हैं ना, उन सब में मानव का क्या है? केंद्रीय स्थान है। यहाँ पे केंद्रीय लिख देंगे आप, केंद्रीय, ठीक है ना, केंद्रीय लिख देंगे। दी है और फिर ये है, ये दी लगा हुआ है और ये केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय स्थान है। मानव ने अपने अथक प्रयासों से, अथक मतलब बिना थके हुए तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्राकृतिक व वातावरणीय संसाधनों का उपयोग किया है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सभी जो प्राकृतिक संसाधन आप अपने चारों ओर जो देखते हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव करता है, और मानव ही उन्हें उपयोगी बनाता है। इस कारण मानव को केंद्रीय संसाधनों के रूप में रखा जाता है। सभी संसाधनों में केंद्रीय संसाधनों के रूप में किसको रखा जाता है? मानव को, क्योंकि मानव ही उन्हें संसाधनों की श्रेणी में लेकर के आता है। जनसंख्या वितरण जो आज का टॉपिक है, वो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या का वितरण क्या है? वितरण का मतलब यही होता है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है। बस ये सीधी सीधी बात ये है कि फैक्ट के रूप में आपको ये ध्यान करना है कि कौन सी जगह कितनी जनसंख्या निवास करती है। कहीं पे आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि जो विशाल जो मैदानी क्षेत्र हैं, उपजाऊ मैदानी जो क्षेत्र हैं, उनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। जल स्रोत वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। उच्च पर्वतीय दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें कम जनसंख्या निवास करती है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान करना है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। वास्तविक जो जनसंख्या की वास्तविक स्थिति होती है ना, कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, वो हम पढ़ लेंगे। जनसंख्या वितरण का संबंध स्थान से माना जाता है कि किसी भी स्थान विशेष पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या का वितरण का संबंध किससे माना जाता है? स्थान से। किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या घनत्व के आधार पर, किसी क्षेत्र विशेष में पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसके आधार पर जनसंख्या की जो असमान विशेषताएं होती हैं, उन असमान विशेषताओं का मात्रात्मक का मतलब होता है गणितीय अंकन के रूप में विश्लेषण करना जो है, वही क्या कहलाता है? जनसंख्या का वितरण कहलाता है। तो इसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। जनसंख्या वितरण क्षेत्र विशेष की आर्थिक विशेषताओं का परिचायक होता है। जनसंख्या का जो वितरण है, किसी भी क्षेत्र विशेष की जो आर्थिक विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को बयान करता है। मतलब क्या हुआ? परिचायक होता है, परिचय करवाता है। भाई किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर उच्च गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन निवास करेगा तो उस क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक माना जाएगा, अधिक होता है। तो आर्थिक विशेषताओं की भी व्याख्या कौन करता है? जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए हम जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये प्रश्न आपको ध्यान करना है
यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, है ना, ये प्रश्न आपको ध्यान करना है। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वास्तविक स्थिति प्रारूप को, जनसंख्या की जो वास्तविक स्थिति जो है उसके प्रारूप को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या की वास्तविक मात्रा का बोध होता है, जनसंख्या की वास्तविक जो मात्रा है उसका बोध होता है कि कहाँ पे, कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली जनसंख्या की वास्तविक स्थिति को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी की सतह है उस पर पाई जाने वाली जो जनसंख्या की वास्तविक स्थिति होती है उसको ही हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान करना है कि जनसंख्या की जो वास्तविक स्थिति होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान करना है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की जो वास्तविक स्थिति होती है उसका बोध किसके द्वारा होता है, उसका ज्ञान किसके द्वारा होता है, जनसंख्या वितरण के द्वारा होता है। जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है ना, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण, अब देखिए फैक्ट आ रहे हैं यहाँ पे और फैक्ट के रूप में ही आपको अच्छे से ध्यान करना है। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण, जनसंख्या वितरण की मुख्य विशेषता जनसंख्या का असमान वितरण होना है। हम जानते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण होता है वो असमान होता है, अर्थात विश्व स्तर पर जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार, अब देखिए फैक्ट है ये, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 80%, कितने प्रतिशत, अब ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान करने हैं। विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर तथा 20% जनसंख्या 80% भूभाग पर निवास करती है। मतलब क्या हुआ कि 80% जनसंख्या जो है मात्र 20% भूभाग पर निवास करती है, 20% भूमि पर निवास करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% जनसंख्या है और 20% भूभाग पर निवास करती है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया, जनसंख्या वितरण अधिक हो गया। जबकि 20% जनसंख्या कम है और भूभाग अधिक है, 80% भूभाग पर निवास कर रही है, तो यहाँ पे जनसंख्या का वितरण क्या हो गया, कम हो गया। जब जनसंख्या का वितरण ही कम है तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे। एक विद्वान है डॉक्टर बी क्रेसी महोदय, विद्वान का नाम क्या है, डॉक्टर बी क्रेसी महोदय। आपकी किताब में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। डॉक्टर बी क्रेसी महोदय ने एशिया के संदर्भ में बताया है, एशिया के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा कि एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक स्थानों पर, एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये फैक्ट है, इनका फैक्ट है। ये तथ्य किसने दिया है, डॉक्टर बी क्रेसी महोदय ने। नोट में देखिए, सन 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़, कितनी है, 714 करोड़ हो गई है। 2013 के अनुसार ये आंकड़े हैं। जो आपकी किताब में आंकड़े दिए हुए होते हैं ना, उनको ही आपको ध्यान करना होता है। यह जनसंख्या विश्व के 13.6 करोड़ वर्ग क्षेत्र पर निवास करती है। वर्ग पहले लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अगर यहाँ लग जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, 13.6 करोड़ वर्ग क्षेत्र पर निवास करती है। ठीक है ना, या फिर वर्ग करोड़ क्षेत्र पर निवास करती है, दोनों ही रूप में सही है। 13.6। जनसंख्या वितरण परिवर्तनशील प्रवृत्ति रखता है। हम जानते हैं कि जनसंख्या जो वितरण है वो परिवर्तनशील प्रवृत्ति रखता है। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष पर आज अगर जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं अगर जनरेट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहाँ से जनसंख्या अन्यत्र पलायन कर जाएगी ना, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या वितरण घट जाएगा ना।
तो जनसंख्या की जो वितरण की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। कभी आज जहाँ पे जनसंख्या वितरण कम है वहाँ पे हो सकता है भविष्य में ज़्यादा हो जाए, और जहाँ पे आज ज़्यादा है वहाँ पे हो सकता है भविष्य में कम हो जाए। तो जनसंख्या जो वितरण है वो परिवर्तनशील प्रवृत्ति रखता है। इस परिवर्तन के लिए एक तो जन्म दर तथा प्रवास आदि उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। एक तो जन्म दर और एक प्रवास जो है आदि उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। एक तो जन्म दर को मान सकते हैं, एक मृत्यु दर को मान सकते हैं और एक प्रवास को मान सकते हैं। 3 कारक मुख्यतः माने जाते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, है ना। तो यहाँ जन्म दर लिखा हुआ है तथा प्रवास आदि दोनों जो मुख्य कारक माने जाते हैं। अगर जन्म दर घट गया तो जनसंख्या का वितरण घट गया, जन्म दर बढ़ गया तो जनसंख्या का वितरण बढ़ गया, है ना। अगर वहाँ से प्रवासित जनसंख्या आ गई तो जनसंख्या का वितरण बढ़ गया, वहाँ से जनसंख्या प्रवास कर गई तो जनसंख्या का वितरण घट गया, ठीक है ना। इस प्रकार से मानते हैं। विश्व स्तर पर जनसंख्या वितरण को निम्नलिखित प्रारूप में समझा जा सकता है। अगर हम विश्व स्तर पर जनसंख्या के वितरण को समझना चाहते हैं तो ये मुख्य यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, जो 2018 में एक बड़ा क्वेश्चन, मतलब सॉरी, एक छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या निवास करती है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ इन फैक्टों में ही है वो चीज़। अब देखिए फैक्ट नंबर जो 1 है वो देखते हैं अपन। ब्लास महोदय के अनुसार, अब ये चीज़ आपकी किताब में लिखी हुई नहीं है। ब्लास महोदय के अनुसार विश्व की 2/3 का मतलब हम जानते हैं कितनी हो गई, 2/3 मतलब 75% लगभग। 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है। ये एक फैक्ट है। कौन कह रहा है ये फैक्ट? ब्लास महोदय कह रहा है, विडाल डी लाब्लास, जिसका पूरा नाम क्या है, विडाल डी लाब्लास। एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की एक जो अन्य फैक्ट है वो क्या है, विश्व की 57%, कितने प्रतिशत, 57%, 57% जनसंख्या 5% भूभाग पर निवास करती है। ये अलग फैक्ट है, ठीक है ना। और ये दोनों फैक्ट किसने दिए हैं, ब्लास महोदय ने दिए हैं। दूसरा देखिए, विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। विश्व का 2/3 भाग जो है कैसा है, निर्जन प्राय है, मतलब नगण्य जनसंख्या निवास करती है, या हम ये कह सकते हैं जनशून्य भाग है, जनशून्य भाग है। अर्थात 90% जनसंख्या, 90% जो जनसंख्या है, ध्यान करना यहाँ पे 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है, जबकि 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है, 90% भाग पर। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या वितरण जो है वो क्या है, कम है, क्योंकि जनसंख्या 10% ही है। जबकि यहाँ पे 90% जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है, 10% भूभाग पर निवास करती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनसंख्या वितरण व जनसंख्या घनत्व दोनों ही क्या है, अधिक है। 3 नंबर फैक्ट देखिए, विश्व की लगभग 3/4, अच्छा ऊपर एक चीज़ ऊपर ने अभी क्या देखा, 2/3, 2/3 का मतलब 66%, यहाँ पे 75% थोड़ी होगा, 2/3 है ना। 2/3 का मतलब कितना हो गया, 66%, रियली सॉरी, ये कितना है, 66%, 75% थोड़ी होगा, 66% होगा 2/3 का मतलब, ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, विश्व की, अच्छा 3 नंबर है पहले, विश्व की लगभग 3/4, ये कितना है, 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ, 75%, ये है 75%। विश्व की लगभग 3/4 मतलब 75% जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में, कितने प्रतिशत, 75% जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। मतलब ये आपको 75 नहीं लिखना है, आपको तो दो मतलब 3/4 लिखना है। हिंदी में लिखो तो 3/4 लिख देना, और गणितीय अंक आपके सामने है 3/4, ठीक है ना, 3/4 एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती हैं। केवल एशिया महाद्वीप में ही, एशिया महाद्वीप में जो है वो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 60.27%, ठीक है ना,
60.27% जनसंख्या निवास करती है अकेले एशिया महाद्वीप में। इसके विपरीत ओसेनिया, इसके विपरीत जो ओसेनिया है, ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की मात्र कितने प्रतिशत? 0.5%। 0.5%। ये कितना लिखा हुआ है? 0.5%, आधा प्रतिशत, जिसको हम आधा प्रतिशत कह सकते हैं ना। 0.5% जनसंख्या निवास करती है। ये परसेंट लिखा हुआ आगे, कुछ नहीं है ना। 4 नंबर देखिए, विश्व की जनसंख्या का 75% भाग, विश्व की जनसंख्या का जो 75% भाग है वो महाद्वीपों के बाहरी किनारों की ओर पाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप है, तो इस बाहर वाली जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, महाद्वीप के बाहर वाली जो बेल्ट है, किनारों वाली जो तटवर्ती बेल्ट है, उसमें तो 75% भाग जो है महाद्वीपों के बाहरी भागों में पाई जाती है, जबकि आंतरिक भागों में जनसंख्या का संकेंद्रण, जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो क्या है? इस भाग में, इस बीच वाली भाग में जनसंख्या का संकेंद्रण घटता चला जाता है। संकेंद्रण का मतलब होता है उसका मतलब उसकी जो सघनता है, उसका जो केंद्रण है वो वहाँ पे घटता चला जाता है। जैसे जैसे इस फैक्ट को हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे हम महाद्वीपों के किनारे या तटों से भीतर की ओर चलते हैं, अंदर की ओर चलते हैं, तो जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का जो वितरण है वो घटता चला जाता है। और जैसे जैसे हम महाद्वीपों के आंतरिक भागों से बाह्य भागों की ओर चलते हैं, तो जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, जो जनसंख्या का घनत्व या वितरण जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसको इस रूप में भी आप ले सकते हैं। 5 नंबर फैक्ट देखिए, विश्व की लगभग 80%, कितने प्रतिशत? 80% जनसंख्या समुद्र तल से या सागर तल से, समुद्र तल भी मान सकते हैं, सागर तल भी मान सकते हैं, ठीक है ना। समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही निवास करती है। कितने प्रतिशत? 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक ही, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही निवास करती है। अब देखिए, ये विद्वान जो है आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है, स्ट्राजेविस्की, वह आधा है, से आधा है और की है लास्ट में, जेविस्की, स्ट्राजेविस्की जो है के अनुसार विश्व की 60% जो जनसंख्या है, 60% जनसंख्या मात्र 200 मीटर की ऊंचाई तक ही निवास करती है। कितने मीटर की ऊंचाई तक? 200 मीटर की ऊंचाई तक 60% जनसंख्या निवास करती है इस विद्वान के अनुसार, जबकि 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक निवास करती है। ये देखिए, ये प्रश्न 2018 में आ चुका है। उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ना, इस रूप में आया हुआ है 1 नंबर का। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। अगर आपको एक शब्द के रूप में आंसर देना हो तो 85%, क्योंकि आगे जाकर के आपकी ही किताब में 2-3 पन्ने छोड़ करके ये चीज़ 90% के रूप में भी दी हुई है, तो 85 से 90 आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। वैसे तो ये कितना है? 85% है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन आपकी किताब में उत्तरी गोलार्ध के लिए अलग से भी एक लाइन और बोली गई है कि 90% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। तो 85% से 90% जो जनसंख्या है उस रूप में भी आप ध्यान कर लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। 85 से 90 लिख देंगे तो भी ठीक है, और 85 लिखेंगे ना तो भी ठीक है, दोनों ही आंसर सही होंगे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, अब दक्षिणी गोलार्ध में भाई अगर आप 85 मान रहे हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में 15% हो गई ना। अगर आप 90 मान रहे हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में 10% हो गई ना, ठीक है ना। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 15%। अब इसको दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, नहीं अगर 85 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 15 हो गया, 90 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 10 हो गया। तो 10 से 15% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। अब देखिए, जो फैक्ट है, लास्ट जो फैक्ट है उसकी हम बात कर लें। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या, अब ये भी एक अच्छी चीज़ है। विश्व की 80% जनसंख्या जो है, देखिए एक तो हमने क्या बात की है कि 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अब यहाँ पे 80% जनसंख्या, फैक्ट तो वही है, 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। कितने डिग्री? 20 डिग्री से
60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। लैटिट्यूड जो है, नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में ही 80% जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण विश्व की। जबकि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से ऊपर, 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उनसे ऊपर सिर्फ कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 1% जनसंख्या ही निवास करती है। ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़, ये डायग्राम आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसको इजी वे में आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये बना दिया है। विश्व जनसंख्या का अक्षांशीय वितरण, नीचे क्या लिखा हुआ, विश्व जनसंख्या का अक्षांशीय वितरण लिखा हुआ है। और अब देखिए इसमें ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है। ठीक है ना, 0 डिग्री है। अब पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, इस संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में 85% से कितने प्रतिशत, 90%। 85% से 90%। अगर हम वैसे माने तो 90% हो गया ना, उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में 10% और उत्तरी गोलार्ध में 90%। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम देखते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ऊपर फिर कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में कितनी जनसंख्या, 10% जनसंख्या। 20 डिग्री से 40 डिग्री, ये 20 से ऊपर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 40 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। तो 20 से 40 के मध्य में 50% जनसंख्या निवास करती है। 40 से 60 के मध्य में 30%, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है। 40 से 60 के मध्य में कितना है, 30 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 50 के ऊपर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 30 लिखा हुआ है। ठीक है, और 60 से ऊपर 1% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1%। 1% जनसंख्या, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जनसंख्या शब्द लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो 60 से ऊपर तो कितना हो गया, 1% जनसंख्या। 40 से 60 के मध्य में कितना हो गया, 60 से ऊपर 1%, 40 से 60 के बीच में 30%, और 20 से 40 के बीच में 50%, और 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में 10%। अब इनको जोड़ते हैं, 10 तो ये हो गया, 50 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 90 हो गया ना, और 1% ये हो गया, तो मतलब 91 हो गया, है ना। तो ये लगभग हो गया ना 90%। ठीक है ना, तो 91 हो गया ना, तो लगभग 90%। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या चीज़ ली है कि 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, ये 20 रहा और ये आपका 60 रहा। ठीक है ना, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, मतलब ये इस बेल्ट में, तो इस बेल्ट में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 50 तो ये रही 20 से 40 के बीच में, और 40 से 60 के बीच में कितनी है, 30 है, तो कितनी है, 80%। 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में 80% जनसंख्या है, जो यहाँ पे डायग्राम में भी हमने वही दिखाई है। 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में, समझ गए आप। ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में आपके सामने लिखा हुआ है ये 10% जनसंख्या। ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% से 90% आप लिख सकते हैं। 85% से 90% जनसंख्या निवास करती है।